हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं बीम रेनफोर्समेंट यानी स्टील। बीम का स्टील जो होता है वो किस तरह से डाला जाता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा डीप उसके बीम कैसे एक्ट होता है, उसके ऊपर लोडिंग होने के बाद किस तरह से वो काम करता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको आगे कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा कि बीम का स्टील किस तरह से डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैंटिलीवर बीम कैसे होता है, सिंपली सपोर्टेड कैसे होता है और कंटिन्यूस बीम किस तरह से काम करता है। तो हम पहले बात करेंगे उसके कंसेप्ट के बारे में। अभी समझ के चलिए कि ये अपना एक बीम है। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 सपोर्ट के ऊपर ये बीम अपना रेस्ट है। तो इस बीम में ये जो होते हैं ये दोनों, इन दोनों को कहा जाता है एंड सपोर्ट। यहाँ पे बीम एंड हो गया है और ये जो है ये 2 सपोर्ट, इन्हें क्या हो जाता है कंटिन्यूस सपोर्ट। या फिर वहाँ पे ये जो बीम है इस सपोर्ट के आगे कंटिन्यू चला गया है, इसके लिए हम उसे कहेंगे कि कंटिन्यूस बीम। तो इस केस में क्या होता है, जब इसके ऊपर लोडिंग डाला जाएगा तो बीम जो डिफ्लेक्ट होता है, जो बीम अपना डिफ्लेक्ट होता है वो कुछ रेड लाइन में मैंने मार्क किया है, इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होता है। कोई भी बीम सपोर्ट से यहाँ से ऐसा सैग नहीं होता एक्चुअल में सपोर्ट के यहाँ पे उसको रिवर्स मूवमेंट मिलती है, जो कि काउंटर बैलेंस के लिए रिवर्स मूवमेंट की वजह से वहाँ पे हॉगिंग होता है। अभी सैगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल केस में जो रहता है बीम ऐसा सीधा है, ये इसका बीम का डेप्थ है बी, कंसिडर करके चलिए। बीम का डेप्थ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये जो लाल लाइन से मार्क किया है उसका सेंट्रल लाइन है। बीम का जो कुछ भी डेप्थ होगा उसका सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस है बीम का, वो हो गया। उसके बाद में ये जो पार्ट है बीम का सेंट्रल पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे होता है सैग, और ये जो बीम एट सपोर्ट रहता है वहाँ पे होता है हॉग, सैगिंग एंड हॉगिंग। तो सैगिंग एंड हॉगिंग इसमें क्या होता है कि सैग जब होता है तो बीम का डिफ्लेक्शन इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे हमें मेन कंसीडर करना चाहिए कि हम बीम में रेनफोर्समेंट कहाँ पे डालते हैं। टॉप में स्टील होता है, बॉटम में स्टील होता है, उसके बाद में कर्टेल स्टील होता है और टॉप में एक्स्ट्रा स्टील होता है। उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ हम ध्यान से देख रहे हैं। तो सैग होने के टाइम पे जो उसका बॉटम पोर्शन होता है वो इलोंगेट होता है, टॉप का जो पोर्शन होता है वो कॉम्प्रेस होता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं सैग एंड हॉग। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होते हैं। अगर ये कॉम्प्रेस हो रहा है फिर भी उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस रहते हैं। कभी भी कोई भी बीम में, कोई भी मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेसेस 0 नहीं होते। अगर ऐसा होता तो हम कॉलम में स्टील डालने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि कॉलम ये कॉम्प्रेसिव मेंबर है। तो ये पोर्शन ऐसे हिसाब से होगा। और जो एट सपोर्ट है, एट सपोर्ट में हॉगिंग हो रहा है, तो हॉगिंग में क्या होता है, हॉगिंग में इसके बराबर रिवर्स होता है। रिवर्स होता है कैसे, यहाँ पे बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस ज़्यादा है, यहाँ पे टॉप में टेंसाइल स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बॉटम में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस ज़्यादा रहते हैं एट पोर्शन ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे कंटिन्यू हो या एंड सपोर्ट हो, कहीं पे भी। बस एंड सपोर्ट में ये जो लेंथ होती है, ये कम होती है, और यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट में ये जो लेंथ होती है ये एंड सपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो ये हो गया अपना सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट कि किस तरह से क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो किस तरह से वहाँ पे हमें सैगिंग में क्या होता है और हॉगिंग में कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एरिया के कौन से हिस्से में कौन से स्ट्रेसेस आते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो कंटिन्यूस बीम या फिर कोई भी सिंपली सपोर्टेड हो या कैंटिलीवर बीम हो, वहाँ पे आपको आरसीसी डिजाइनर एक बीम का शेड्यूल बना के देते हैं
प्लान होता है आरसीसी स्ट्रक्चरल प्लान, उसके साथ में हमें बीम रेनफोर्समेंट का शेड्यूल भी मिला जाता है। और बीम रेनफोर्समेंट का शेड्यूल का अगर आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पे मेनली ये 4 टाइप के रेनफोर्समेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है मेन बार बॉटम, बॉटम के जो मेन बार है फ्रॉम सपोर्ट टू सपोर्ट वो हो गए। उसके बाद में टॉप में एंकर बार्स, टॉप के बार भी जो कंटिन्यू एंड टू एंड होते हैं सपोर्ट टू सपोर्ट, उस कंटिन्यूस बार रहते हैं उसे एंकर बार कहते हैं। और बॉटम के लिए मेन बार कहते हैं। तो टॉप एंकर बार ये हो गए। उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है बॉटम में कर्टेल। बॉटम कर्टेल कहाँ पे होता है? सपोर्ट के बीच में बीम का सेंटर पार्ट जो रहता है, सेंट्रल पार्ट जो रहता है वहां पे बॉटम में कर्टेल बार, मतलब बॉटम मेन बार में एक एडिशनल या 2 ऐसे एडिशनल बार्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखे जाए तो अभी सपोज एक बीम में हमें बॉटम में 3 16 और 2 16 कर्टेल है, तो 3 16 के बाद जो रहेंगे वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एंड तक, और 2 16 के एक्स्ट्रा जो बार होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रल पार्ट में आते हैं। उसका जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से आता है 60 या फिर 0.6 इंटू लेंथ ऑफ बीम सपोर्ट सेंटर टू सपोर्ट सेंटर, ये 0.6 इंटू एल आता है जनरली। तो ये हो गया बॉटम का कर्टेल। टॉप एक्स्ट्रा एट सपोर्ट, टॉप एक्स्ट्रा एट सपोर्ट कहाँ पे डाला जाता है? इस पोर्शन में, टॉप में क्रॉस सेक्शन के ये जो बॉटम कर्टेल हो गया उसके एग्जैक्टली अपोजिट टॉप पोर्शन में जो एंकर बार है उसके साथ में ये बार डाले जाते हैं। लेकिन ये बार कंटिन्यूस नहीं रहते, वो सपोर्ट टू सपोर्ट रहते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वो जनरली दिया जाता है 0.3 इंटू लेंथ ऑफ बीम। हर एक डिजाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। कोई 0.25 इंटू लेंथ लेते हैं या फिर L/4 किया जाता है, कोई जगह पे 0.30 L लिया जाता है। 0.30 L मतलब थोड़ा सा सेफर साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे पोर्शन में L करके ये बार आ गए टॉप के एक्स्ट्रा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ से यहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा आ गए। तो ये हो गया टोटल रेनफोर्समेंट कौन कौन सी अपने बीम में डाली जाते हैं। 4 टाइप के, मेन बार बॉटम, टॉप के एंकर, बॉटम का कर्टेल, टॉप का एक्स्ट्रा। अभी मैंने यहाँ पे दिखाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कर्टेल बार का कंसेप्ट क्या है, कर्टेल बार सेंटर में ही क्यों डाला जाता है, सेंटर में बॉटम में बार क्यों डाले जाते हैं, और जो टॉप एक्स्ट्रा है वो सपोर्ट के पास क्यों डाले जाते हैं, उसके बारे में का रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे क्या बताया? सेंटर में सैग होता है तो बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं, उसे कंपनसेट करने के लिए ये जो होता है कर्टेल बार का काम करते हैं। कर्टेल बार इसके लिए काम करते हैं। जहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस बॉटम, क्रॉस सेक्शन के बॉटम में यहाँ पे आता है। और वही रिवर्स में जाएंगे हॉगिंग, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे आपके क्रॉस सेक्शन के टॉप में। इसके लिए ये टॉप एक्स्ट्रा एट सपोर्ट ये डाले जाते हैं। सेम कंसेप्ट जो है अपने स्लैब के लिए भी होता है। स्लैब में लेकिन क्या करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा या फिर कर्टेल बार नहीं होते, वहां पे हम बेंट अप उठाते हैं जो क्रॉस सेक्शन के टॉप में जाके ये हॉगिंग के लिए सेटिस्फाई करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे डिजाइनर लोग जो होते हैं वहाँ पे दिया होता है उनके नोट्स में या फिर ड्राइंग पे कहीं पे भी मार्किंग में वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि स्लैब अगर कंटिन्यूस सपोर्ट है तो उसका बेंटअप जो है वो L/4 उठाना है, और अगर वो एंड सपोर्ट है तो वहाँ पे L/5 या फिर L/7 के हिसाब से उठाना है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस कम होता है एट एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट यहाँ पे एंड सपोर्ट क्यों कहा? यहाँ से आगे मेंबर नहीं जा रहा है, और वही यहाँ पे इस सपोर्ट के आगे अपना मेंबर जा रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूस सपोर्ट हो गया और ये एंड सपोर्ट हो गया। तो यहाँ
यहाँ पे L/4, यहाँ पे L/7, जो कि स्लैब में दिया जाता है अल्टरनेट बेंटअप के लिए। और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जहाँ पे हम बेंटअप उठाते हैं, बेंटअप उठाने के बाद जो बॉटम में रहता है, बॉटम का पार्ट रहता है। अभी ये क्रॉस सेक्शन अगर हम देख के चले, यहाँ पे यहाँ से बाहर आया, ये ऐसा उठाया, उससे ऐसा बेंटअप लिया, आगे तक लेके गए अगर कंटिन्यू है तो ये बार यहाँ से ऊपर उठ गया, उसके अल्टरनेट वाला बार आगे गया, तो ये पोर्शन में बॉटम में अल्टरनेट बार होते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट एक्चुअल में बॉटम में कम हो गई और उसमें आधे जो बार है वो बेंटअप उठ के ऊपर आ गए, और वहाँ पे हम टॉप एक्स्ट्रा बार भी डालते हैं अल्टरनेट। जो जहाँ जहाँ पे बेंटअप उठ के आ गया है वो ठीक है, उसके बगल में जो है, जो खाली स्पेस है जहाँ पे नीचे का बार गया है, वहाँ पे हम टॉप एक्स्ट्रा डालते हैं। वही एक्स्ट्रा बार हम बॉटम में क्यों नहीं डालते? इसका रीजन भी यही है कि सपोर्ट के यहाँ पे बॉटम में स्ट्रेसेस, टेंसर स्ट्रेसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, जो कि एट सपोर्ट टॉप में स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए टॉप में हम टॉप एक्स्ट्रा बार डालते हैं और बॉटम में एक्स्ट्रा बार नहीं डालते। तो इस तरह से अपना काम होता है। तो उसके बाद में सेम कंसेप्ट से अगर हम जाएंगे तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक शो किया है मैंने कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म लोडिंग डाल दिया तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो इस तरह से आएगा। शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से आएगा, जहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम रहेगा एट सपोर्ट और जीरो रहेगा आपका एट द टिप ऑफ बीम, मतलब बीम के टिप में। वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD, उसमें भी उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से रहेगा। ये लोड है, इसका ये जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैलकुलेशन के डिटेल्स में मैं उसके लिए और एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये L है, L इंटू लोडिंग किलो न्यूटन जो कुछ भी रहेगा उस हिसाब से इसका वैल्यू आएंगे। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि बेंडिंग मोमेंट भी एट सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पे है और टिप पे जाते जाते वो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपने देखा, जो ये रोटेशन हो रहा है वही सैगिंग हॉगिंग का कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको। ये बीम है, इसके ऊपर लोडिंग दिया तो बीम का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसीलिए टॉप में आ गए टेंसाइल स्ट्रेसेस, बॉटम में आ गए कंप्रेसिव। तो टॉप में टेंसाइल स्ट्रेसेस ज़्यादा हो गए, इसीलिए टॉप में हमें रेनफोर्समेंट ज़्यादा डालनी पड़ती है। वही कंसेप्ट है कि कैंटिलीवर बीम हो या कैंटिलीवर स्लैब हो, उसमें टॉप में रेनफोर्समेंट ज़्यादा और बॉटम में कम क्यों? तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है। इस हिसाब से हम उसको कंसिडर करके कैलकुलेशन करते हैं। और सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स जो आती है वो सपोर्ट पे आती है, और एट द एंड ऑफ टिप, मतलब जो एंड होता है जहाँ पे कैंटिलीवर बीम एंड होता है, वहाँ पे शेयर फोर्स भी जीरो रहता है और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो रहता है। वही सपोर्ट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम रहता है और बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम रहता है। तो कैंटिलीवर बीम जब भी आप उसका रेनफोर्समेंट बांधेंगे या फिर उसका रेनफोर्समेंट का काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस सपोर्ट पे। यहाँ पे सपोज एक कॉलम है, ये कॉलम है, उसकी बार्स जो अंदर गए हैं, यहाँ पे कोई भी लैपिंग नहीं होना चाहिए, बीम और कॉलम के जंक्शन में कोई लैपिंग नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ बार कम डाल दिया ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये जो जंक्शन है ये सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन हमें इस जंक्शन में लेना पड़ता है फॉर कैंटिलीवर बीम। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट कि हम जब आरसीसी करने के टाइम पे ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉटम का स्टील किस तरह से डाला जाता है और उसका रीज़न क्या है। सिर्फ डालना याद रखना या फिर रखना उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ये कंसेप्ट दिमाग में लेके चलेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा। अभी ये कंसेप्ट और एक उसमें कंसेप्ट ऐड होता है। सपोज इसका जो स्पैन है वो अभी इंडिया में अपने पास जो रेनफोर्समेंट स्टील मिलता है वो मैक्सिमम 12 मीटर लेंथ तक का रहता है, ठीक है। तो इसका जो स्पैन है सपोज वो 12 मीटर से ज़्यादा है, या फिर ये कंटिन्यूस बीम है उसका स्पैन है वो 12 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन बार सबके सेम है, तो उसका लैपिंग कहाँ पे देना है और कहाँ पे नहीं। लैप अभी 12 मीटर से ज़्यादा उसका स्पैन है
तो कंटिन्यू तो स्टील हम डाल नहीं सकेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें लैपिंग देना है। तो वो लैपिंग कहाँ देना है? अभी फॉर एग्जांपल ये अगर क्रॉस सेक्शन लिया, बॉटम में 316 है, टॉप में 312 है, 12 mm डाया और ये 16 mm डाया, ठीक है। तो इसके लैप्स कहाँ दे सकते हैं आप? जहाँ पे स्ट्रेसेस सबसे कम से कम हो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल टॉप का बार रहेगा तो 0.3L या फिर L/4 पकड़ के चलिए, L/4 के पोर्शन से अंदर यानी सेंटर ऑफ स्पैन में आप टॉप के बार को लैपिंग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप में टेंशन स्ट्रेसेस नहीं है, जो कि यहाँ पे टॉप में टेंशन स्ट्रेसेस है। सेम रिवर्स में अगर बॉटम के स्टील को अगर आपको लैपिंग देना पड़ रहा है तो वो लैपिंग L/4 तक के पोर्शन में देना चाहिए। बॉटम के स्टील को L/4 के पोर्शन तक देना चाहिए, क्योंकि L/4 के पोर्शन तक बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस कम है, जो कि शिफ्ट होता है टॉप में हॉगिंग की वजह से। तो ये बात आप पक्का ध्यान में रख के चलिए कि जब भी आपका बीम का लेंथ ज़्यादा है या फिर बीम में किसी कारणवश या साइड के कंडीशन की तहत हमें अगर लैपिंग देना ही पड़ा, तो टॉप के बार को लैपिंग हम एट द सेंटर ऑफ बीम और बॉटम बार को जो लैपिंग है वो एट सपोर्ट L/4 तक, एट सपोर्ट L/4 तक हमें लैपिंग देना है। ये कंसेप्ट अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे या फिर समझ लेंगे तो फिर आपको कोई भी बीम रहेगा, कोई भी बीम का रेनफोर्समेंट कैसे डाला है, क्या डाला है, वो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं। या फिर आप इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो आप ड्राइंग में भी अगर बाय चांस प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या फिर कुछ हुआ ऐसा, तो एंड मौके पे आपको उसका पता नहीं चलेगा, आपको उसका पता पहले ही चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट कि किस तरह से हमें करना है, क्या करना है। और इसका स्टीरअप्स, अभी इसमें कैंटिलीवर बीम में भी स्टीरअप्स जो बांधते हैं हम, स्टीरअप्स जो बांधते हैं उसका हुक वो बॉटम में रखना है, क्योंकि बॉटम में हॉगिंग है। ये कुछ कंसेप्ट्स है, और भी कंसेप्ट्स है इसमें, ये भी मैं आपको बताते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अगर आपको मददगार साबित होती है या फिर ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी कंसेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जो थोड़ा सा डीप में जाके एक एक पॉइंट हम अगर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि स्ट्रक्चर अगर बिल्डिंग का आपका साउंड और अच्छा रहेगा तो उसके अंदर का फिनिशिंग जो आइटम है, फिनिशिंग हो या फिर बांधकाम, प्लास्टर, फ्लोरिंग, प्लम्बिंग, टाइलिंग, वो सब आपका वो बाद में अपने आप अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बिल्डिंग की जो मेन लाइफ रहती है, बिल्डिंग की मेन लाइफ रहती है कंसेप्ट के ऊपर, आरसीसी कंसेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब